लोकसभा चुनाव में तमाम तरीके के मुद्दे उछाले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बात कह करके सियासी जगत में हलचल मचा दी है कि कांग्रेस अगर सत्ता में आई तो बहुसंख्यकों का हक मार करके अल्पसंख्यकों में बांट देगी। उनका कहना यह था कि जिनके ज़्यादा बच्चे हैं उनको हक दिया जाएगा बहुसंख्यकों का हक मार करके। कुछ लोग कानपुर के हमारे साथ में उनसे बात करते हैं कि इस बयान के क्या मायने समझते हैं वो। भाई साहब ये बताइए, क्या लगता है जिस तरीके से प्रधानमंत्री का बयान आया, क्या कहना चाह रहे हैं वो? देखिए, प्रधानमंत्री बुरी तरह हताश और निराश हो गए हैं जो पहले चरण का मतदान हुआ है। मुझे तो ये लगता है कि फिर से इनका वही जो एक तुरुप का इक्का रहता है हर बार, हिंदू और मुसलमान, शमशान कब्रिस्तान, भारत पाकिस्तान, इसके अलावा इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। तो फिर से अपने उसी पुराने ढर्रे पे लौट आए ये संघवाली पूरे उस पर। बाकी इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, ना रोज़गार की बात, ना दवा की बात, ना शिक्षा की बात, कुछ नहीं, शून्य है। 10 सालों में जनता को पूरी तरह इन्होंने बर्बाद कर दिया है। इसलिए इनके पास कोई मुद्दा जीत के आने का है नहीं। तो अब भारत पाकिस्तान और मुसलमान और हिंदू के नाम पे उतर आए हैं। सर आपको क्या लगता है, क्या आप आपकी बात से आप इत्तेफाक रखते हैं या किसी और लहजे में ये बात कही गई और उसको प्रेजेंट गलत तरीके से किया जा रहा है? देखिए, ये जो चुनाव में जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने ये माहौल बनाने का प्रयास किया और इसी की वो कड़ी थी जिसमें कह रहे थे 400 पार, वो जानबूझ करके केवल माहौल बनाने का प्रयास था। लेकिन जब इन्होंने देखा कि वो माहौल जनता में नहीं जा रहा है और कई प्रदेशों में जो माहौल जो है इनके खिलाफ होता जा रहा है, जहाँ पर ये 100% रूप से जीते थे वहाँ पर ये हार रहे हैं। और पहला जो चरण हुआ है उस चरण में साफ संकेत आ गया है कि चुनाव हार रहे हैं। इसलिए हिंदू मुस्लिम में उसी आपकी बात पर ये आ गए हैं और केन प्रकारेण ये हिंदू मुस्लिम करके ये जो भावनाओं को भड़का करके लोगों में नफरत फैला करके उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं। भाई साहब आपको भी ये लगता है कि बीजेपी नफरत फैला करके वोट हासिल करना चाहती है? बिल्कुल, ये तो एकदम स्पष्ट है। 2014 में मोदी जी ने एक भाषण दिया था कि हम गुलाबी क्रांति ख़त्म करेंगे भारत से, और उस गुलाबी क्रांति को मोदी जी के ही राज में भारत दुनिया का नंबर 1 देश बना है गौ मांस निर्यात तक। तो ये दोहरी राजनीति है। आप कहते हैं मुस्लिम के खिलाफ, लेकिन उसी पर खाली पैसे की बात आ जाए तो गौवंश, मुस्लिम सब काम खत्म हो जाता है। ये दोहरी राजनीति करते हैं मोदी जी। धन पुनर्वितरण की बात जो मोदी जी ने कहा कि अगर कांग्रेस आती है सत्ता में तो कहीं ना कहीं जो अल्पसंख्यक है उनमें वो धन बांट दिया जाएगा, तमाम लोगों का हिस्सा लेकर के अल्पसंख्यकों में बांट दिया गया, यानी वो लोग जो ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं, जो घुसपैठ करते हैं, उन्हें बांट दिया जाएगा। कितना इत्तेफाक रखते हैं आप इस बयान से? देखिए, इसके पहले भी कांग्रेस की सरकार रही है तो क्या हिंदू मुस्लिम एक साथ होकर के नहीं रहे हैं? सिर्फ भारतीय जनता पार्टी जो डरा करके हिंदू मुस्लिमों के बीच में सिर्फ काशी की बात हो रही है, सिर्फ अयोध्या की बात हो रही है, ना कहीं रोजगार की बात हो रही है। और जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम में देश फैला रहे हैं और 400 का नारा है, तो कहीं ना कहीं ईवीएम मशीन से ये इस चुनाव को प्रभावित करेंगे। क्योंकि जनता, आप देख लीजिए कानपुर गई लोकसभा चुनाव में 10 लोग अगर जा रहे हों तो आप बात करिए 10 में 8 लोग आलोक मिश्रा जी की बात कर रहे हैं, और उसके बावजूद भी कहीं ये जीत जाते हैं। तो उसमें कहीं ना कहीं बेईमानी भी ईवीएम की डर है कि बेईमानी हो सकती है ईवीएम। भैया बेईमानी हो सकती है ईवीएम से, क्या लगता है आपको कि या मनगढ़ंत बातें हैं ये? देखो, यूपी का रण बच चुका है, कानपुर का मेन तो मुद्दे पे लोकसभा में हम लोग 2 प्रत्याशी हैं हमारे, कांग्रेस बनाम भाजपा, अब लोकल बनाम बाहर का प्रत्याशी कौन है? माननीय रमेश, ठीक है, हमारा लोकल प्रत्याशी है, 2 बार विधानसभा लड़ चुका है, 1 बार मेयर लड़ चुका है। इसलिए लोकसभा प्रत्याशी आलोक मिश्रा धुआंधार। हिंदू मुस्लिम करके चुनाव जीतने का प्रयास किया जा रहा है, तमाम पार्टियां इस तरीके से करती हैं। इस बार क्या लगता है, फ़ायदा होगा किसी पार्टी को इसका? देखिए, हिंदू मुस्लिम करने का काम सिर्फ बीजेपी करती है, क्योंकि इनको सिर्फ सत्ता चाहिए। क्योंकि चुनाव में राम का प्रयोग, शमशान का प्रयोग, कब्रिस्तान का प्रयोग ये शुरुआत से ही करते आ रहे हैं। इनकी राजनीति ही हिंदू मुस्लिम के बस पर है। और जब हिंदू मुस्लिम तभी करते हैं जब लगता है कि हमको हार का डर होता है। इस बार इनको लगता है कि मेरे अब से सीटें, कहते हैं 400 पार। जब इन्होंने कहा, जिस प्रदेश में कहा, देख लीजिए रिकॉर्ड उठाकर, जितनी सीट बोली है उसके 50% कम होती है। तो 400 पार मतलब 200 पार। इतना घबरा चुके हैं, इसलिए वो हिंदू मुस्लिम को लेके आ रहे हैं। अभी देखिए, शमशान भी आएगा, कब्रिस्तान भी आएगा, पाकिस्तान भी आएगा। इनका मुद्दा चुनाव में बनेगा। अभी तो रोना शुरू किया, इनका रोना अभी और छटपटाना शुरू होगा। आप ये कहना चाह रहे हैं कि पहले चरण में जो उम्मीद थी बीजेपी को, उस तरीके से माहौल देखने को नहीं मिला बीजेपी के लोगों को, यही वजह है कि प्रधानमंत्री इस मुद्दे पर लौट आए हैं?
जी हाँ, अगर इनको उम्मीद होती तो इस तरह ये मुस्लिम, अल्पसंख्यक, शमशान, कब्रिस्तान, पाकिस्तान की बात ही ना करते। इनको केवल 10 साल में क्या काम किया है, ये अपने काम गिनाते, काम के दम पर सत्ता पे आए थे और काम के दाम गिनाने के बजाय हिंदू, मुस्लिम, शमशान, कब्रिस्तान पे जा रहे हैं। इसलिए चुनाव हताशा इनकी बता रही है, ये चुनाव हारने पर हैं। और ये देख लीजिए आप 4 जून को देख लीजिए इनका रिजल्ट क्या होगा। क्या होगा भैया 4 दिन को रिजल्ट, क्या लगता है आपको? ये भाजपा सरकार ही बनेगी, क्योंकि मोदी जी जो भी करते हैं अच्छा करते हैं और 15 साल उनकी सरकार रही है, तो फिर इसलिए जनता ने उनको इतना प्रेम करती है। कुछ लोग कह रहे हैं उनके पास कोई मुद्दे नहीं, अब हिंदू मुस्लिम पे आ गए हैं। कौन कौन से मुद्दे ऐसे हैं जो बीजेपी ने अच्छे काम किया, आपको क्या लगता है? नहीं देखिए, अगर बीजेपी ने अच्छे काम ना करे होते तो बीजेपी सरकार 3 बार से बन ना रही होती। तो बीजेपी सरकार अच्छा काम करती तभी वो बार बार बनती है। और पूरी देश की जनता जो है वो मोदी जी को इतना प्रेम करती है कि इस बार भी मोदी सरकार को ही जिताएगी। कुछ और लोग भी उनसे बात करेंगे और जानते हैं कि उनका रुख क्या है। भाई साहब, क्या लगता है कि पहले चरण के चुनाव के बाद क्यों मोदी जी ने इस बात का जिक्र किया कि जो पुनर्वितरण है धन का इस तरीके से होगा कि धन जो है वो ज़्यादा बच्चे जिनके हैं जो घुसपैठ करते हैं उन्हें बांट दिया जाएगा? क्यों कोई मजबूरी लगती है इसके पीछे? मोदी ने जब नोटबंदी किया था उसके बाद कहा था कि बस थोड़ा समय दो। उनको कितना समय चाहिए? देश की जनता पूरी तरह से परेशान है। आप बेरोजगारी की बात नहीं करते हैं। अच्छा, मोदी ने 18 साल का आदमी नौकरी 18 साल में जाएगा, 22 साल में रिटायरमेंट हो जाएगा, ये मोदी जी की गारंटी है। जब 7 फेरे मोदी जी ने लिया था अपनी पत्नी के साथ में, तो वहाँ पे गारंटी लिया था। क्या मोदी जी उस गारंटी को निभा रहे हैं? सबसे बड़ी बात ये है, उस गारंटी को निभा लेते तो जनता इस बात को मानती कि हाँ मोदी की गारंटी। मोदी की काहे की गारंटी? महंगाई बढ़ रही है। आप बताइए, डॉक्टर होना चाहिए अच्छे या मंदिर, अस्पताल बनाना चाहिए इनको? मंदिर बनाया ठीक है, भगवान राम सबके हैं, हम सब भगवान को मानने वाले लोग हैं, लेकिन सबसे बड़ी मुद्दा है मंदिर। अगर आदमी बीमार होता है तो मंदिर जाएगा या अस्पताल जाएगा? अच्छे विद्यालय बनाएं, यूनिवर्सिटी बनाएं, अच्छे हॉस्पिटल। देश में तमाम लोग तो कह रहे हैं कि मंदिर मुद्दे पर वोट करेंगे, बहुत बड़ा काम हो गया, बहुत बड़ी क्रांति हो गई देश में। देखिए, ऐसा है कि मोदी जी बिना टेलीप्रॉम्प्टर के पढ़े एक भाषण नहीं दे सकते। जब टेलीप्रॉम्प्टर रुक जाती है तो वो भी रुक जाते हैं। उनसे पूछिए कि उन्होंने कांग्रेस का मैनिफेस्टो पढ़ा? कांग्रेस का जब से मैनिफेस्टो आया, कभी मुस्लिम लीग से जोड़ा गया, कभी मंगलसूत्र की राजनीति, कभी सोने की राजनीति। उनसे पूछिए कि पढ़ा है उन्होंने। और अगर नहीं पढ़ा है तो हमारे बड़े नेता हैं पवन खेड़ा जी, उन्होंने तो चैलेंज कर दिया है कि मोदी जी पढ़ें और पढ़कर जवाब दें। ऐसी दोहरी राजनीति, हिंदू मुस्लिम की राजनीति, भाई से भाई को लड़ाना, ये उनकी पुरानी आदत रही है। तुष्टीकरण की राजनीति भाजपा इसके बिना चल नहीं सकती। इस बार फायदेमंद साबित होगी ये राजनीति? ये बताइए, जो ये मुद्दा कह रहे हैं कि इस तरीके के काम बीजेपी करती रहती है, फायदा भी मिला अगर इस तरीके के काम से ही वोट मिलता है तो इस बार क्या होगा? अभी लेटेस्ट एक CSDS का सर्वे आया था, जो अभी आपने कहा केवल 8% आदमी मंदिर और 2% आदमी हिंदुत्व पर बात कर रहे हैं। ये बड़े शर्म की बात है कि कितना स्तरहीनता का ये व्यक्ति, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, ये काम कर रहे हैं कि 5 मतलब ज़्यादा बच्चे पैदा करने वालों को, बाई चांस मैं नॉन मुस्लिम हूँ, मैं 5 भाई बहन हूँ, है ना। इसके पहले ये बताएं, क्या ये जो अनाज देने वाली योजना, फलानी ढिमाकी योजना, क्या मुस्लिम्स को इससे काट के रखा था इन्होंने? तो ये डाइकोटमी इन्हीं के स्टेटमेंट्स में है। बड़े लज्जा की बात है कि 10 साल का इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर आज ह्यूमन रिसोर्सेज के मुद्दों को एड्रेस करने की स्थिति में नहीं है। वही अपनी 22-23% की कॉन्स्टिट्यूंसी, शमशान, मीट, मछली, मुर्गा, मुगल, शाहजादा, अरे तो पगड़ी लगा के आप भाषण देते, शाहजादा दूसरे को बोलते। आर्थिक असमानता के हालात कितने भयावह आए, अभी डेस्क की रिपोर्ट आपने पढ़ी। कल एक और इकोनॉमिस्ट ने कहा कि जिन मुद्दों को एड्रेस करना चाहिए वो मुद्दे एड्रेस नहीं कर रहे, अगले 5 साल में और हालात बहुत भयावह होंगे। ये देश को 3 मुद्दे, यही कांग्रेस मुक्त भारत है। ये गांधीयन नेहरूवियन आइडियोलॉजी को नष्ट किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन को धीरे धीरे वीक करके, आइडिया ऑफ इंडिया, इंक्लूसिव थॉट एंड सेकुलरिज्म, है ना, उससे जुड़े हुए इंक्लूसिव थॉट को मारा है। तभी आज 40% पूंजी जो है 1% आदमी के पास है और देश का 72 करोड़ आदमी 6,000 रुपया कमा रहा है। अब मूल मुद्दे पर जब प्रधानमंत्री जी बात नहीं कर रहे हैं, मूल मुद्दे पर तो जनता बात कर रही है। जनता अपने मुद्दे स्वयं उठा रही है और जनता स्वयं चुनाव लड़ रही है। और जहाँ तक प्रधानमंत्री जी जो बात कर रहे हैं, तो राम किसी की कॉपीराइट नहीं है। राम कण कण में है, रोम रोम में है। और इसकी प्रामाणिकता इसी बात से होती है कि 100 भाषाओं में रामचरितमानस को लिखा गया, 100 भाषाओं में, और सारे देश, पूरा विश्व राम को मानता है। और बादे मोदी जी के पास कुछ कहने को है ही नहीं, तो कहेंगे क्या? अब आप इससे समझ लीजिए, हीरा खरीदने जाएंगे तो 3% GST आपको देनी है।
और जब बच्चे की कॉपी किताब खरीदने जाएंगे, पेंसिल खरीदने जाएंगे तो आपको 18% जीएसटी देनी है। तो ये किस नीति पर है? कफन पर हमको जीएसटी देनी है। तो इसके पीछे सरकार की क्या सोच है? और सनातन की आप बात करते हो, सनातन की सबसे बड़ी बात ये है कि जब आप इस भूलोक में आए हैं तो जो संस्कार होते हैं उन संस्कार में एक वैवाहिक संस्कार होता है। आप वैवाहिक संस्कार में गए और जाने के बाद उस संस्कार का अनुपालन आपने नहीं किया, तो जब आप अपनी पत्नी को गारंटी नहीं दे पाए तो देश को क्या गारंटी देंगे? इनकी गारंटी है 400 पार पेट्रोल पार, इनकी गारंटी है 400 पार दाल पार, 400 पार डीजल पार, 400 पार दवाइयाँ पार। जितनी भी दवाइयाँ हैं, किसी पर भी कोई दवाइयाँ सस्ती होनी चाहिए, रोज़गार होना चाहिए, शिक्षा होना चाहिए, स्वास्थ्य चिकित्सा। इस मुद्दे की बात आप नहीं कर रहे हैं। आज इस देश का नौजवान और इस देश की जनता आपसे ये पूछ रही है कि 10 साल का हिसाब दो, हमारे विकास का हिसाब दो। 10 साल का हिसाब जनता मांग रही, क्या लगता है आपको, कैसा काम हुआ पिछले 10 सालों में? 10 साल में हिंदुस्तान 40 साल पीछे चला गया है। जो गति यहाँ विकास की चल रही थी वो रुक गई है और ये पहली ऐसी सरकार है जिसके आते ही 10 साल के अंदर महंगाई चरम सीमा पे है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, रोजगार मांगने पे लाठी चलती है और जो रोजगार के नाम पे वैकेंसी निकलती हैं उनमें पर्चा लीक गवर्नमेंट कराती है और इसके बाद नौजवानों से लंबा उसमें ड्राफ्ट लिया जाता है। नौजवानों का आर्थिक शोषण हो रहा है। नौकरी के नाम पे 4 साल की नौकरी, इसके बाद रिटायरमेंट, आर्टिकल उसके नाम पे, चंदे के नाम पर जिन कंपनियों ने चोरी की, हजारों करोड़ रुपया ठेका उनको दिया गया, उनसे 20% कमीशन आपने बांट ले लिया। ये कौन सा तरीका है? ये घूसखोरी वाली सरकार है और इस सरकार का जाना तय है। इस सरकार को कोई बचा नहीं पाएगा और मोदी जी को जेल भी जाना पड़ेगा। तो कानपुर के लोग हैं, कानपुर के लोगों की आपने बात सुनी और ये सुना कि क्या कहना चाह रहे हैं कानपुर के लोग, और उन्होंने कहीं ना कहीं इस बात को कहा है कि सरकार के पास ऐसे मुद्दे नहीं हैं जिनको लेकर के वो जनता के बीच में जाए। यही वजह है कि हिंदू मुस्लिम के मुद्दे उठाए जा रहे हैं, धार्मिक भावनाओं को भड़काया जा रहा है जिससे वोटों की फसल काटी जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट अमित सिंह के साथ श्याम तिवारी, न्यूज़ स्टेट कानपुर।